Today we are going to start with electrostatics. I got some messages saying that कि sir optics से start करना and कोई और chapter बोल रहा था. But the problem is कि फिजिक्स में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो यही होता है दैट ऑल द चैप्टर्स आर नॉट ओनली इन फिजिक्स एक्चुअली इन ऑल द सब्जेक्ट्स दैट सम चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड. इट्स समथिंग लाइक आपको अगर एडिशन नहीं आता है तो आप मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखोगे. सो द सेम वे आप ऑप्टिक्स कैसे पढ़ सकते हो अगर आपको यही नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है. दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली लाइट इज. सम टीचर्स डू दैट. आई डोंट नो हाउ बट स्टिल इट शुड बी डन दैट वे एंड दैट इज वाई जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ वन बाय स्टेप मूव करना चाहिए. अगर इस चीज़ को कंसिडरेट किया जाए तो इवन आई शुड नॉट स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकॉज द फंडामेंटल्स आर डिफरेंट. इससे पहले हमें वेक्टर्स पता होना चाहिए सब कुछ. बट आई एम अज्यूमिंग दैट ये सब कुछ आप ग्रेड 11 में पढ़ के आए होगे. एंड चूँकि ग्रेड 12 का सिलेबस पहले स्टार्ट होता है, उनके एग्ज़ाम्स पहले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो दैट इज़ वाई I'm starting with grade 12, but I'll be also covering grade 11 side by side. और दोनों कोर्सेज को हम साथ साथ कवर करके चलेंगे. अगर कुछ टाइम मिला तो आई एम थिंकिंग बिकॉज द फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम थिंकिंग दैट आई मे स्टार्ट इवन विद ग्रेड 9 and 10 एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. पहले मैं बहुत कुछ सोच रहा था दैट ओके लेट्स डू एनिमेशन, लेट्स शो इट लाइक अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एडिटिंग एंड आई रियलाइज्ड कि इतना सारा काम मेरे से अकेले से तो होगा नहीं. सो लेट्स लीव इट एंड जस्ट स्टिक टू द बेसिक कि जैसे बेसिकली पढ़ाया जाता है. जो चीज़ें एडिटिंग या एनिमेशन के थ्रू दिखानी होगी वो दैट आई कैन शो यू अदरवाइज एज वेल. So we'll be starting with the very first chapter of grade 12, that is electrostatics, and we'll be discussing a bit about it, a little history, and then further कि इस chapter में है क्या और कैसे cover करना चाहिए. We will be focusing on lots and lots of problems. See, questions are very important for understanding because the real life problems basically make you think कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ क्यों रहे हैं. जब तक कोई रीज़न नहीं होता है तब तक वो मोटिवेशन ही नहीं होता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ करनी चाहिए. सो विल ट्राई टू कवर एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन. एंड नाउ डेज इवन यू कैन सी दैट द एग्जाम्स आर गेटिंग एप्लीकेटिव और काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है क्वेश्चंस को करने के लिए. सो जो रटा रटाया दिमाग है, रटा रटाया ज्ञान है कि अच्छा ठीक है डेरिवेशंस रट के चले जाएंगे और फिर ये डेफिनेशंस याद करके चले जाएंगे, वो काम नहीं आता ज़्यादातर और करना भी नहीं चाहिए एक्चुअल में. So what are we going to do is we'll start from the very beginning and मैं कोशिश करूँगा कि मैं एंट्रेंसेस तक का सिलेबस कवर करूँ. And for that we'll have to practice a lot of problems, so we'll be practicing a lot of problems as well, questions, numericals, things like that. और यहाँ कोई टाइम लिमिटेशन तो है नहीं, तो मतलब I'll try to cover it cover the entire syllabus as soon as possible. And other thing is that I'll try to keep the video short, like 20 to 30 minutes maximum, so that कि ज़्यादा long आपको बैठना ना पड़े cover up करने के लिए चीज़ों को. So anyway, let's start with the electrostatics. The very first thing, you must have seen around like thundering, that वो रात को जब वो बारिश आती है या दिन में भी बारिश आती है तो फिर वो बिजली के कड़कने की आवाज़ जो होती है. So that thundering, or that was actually one of the first thing which scientists means try to understand कि हो क्या रहा है, मतलब कैसे आवाज़ आ रही है, लाइट भी जा रही है, मतलब it's something like that. और the other thing about electricity, बहुत पहले से लोगों को समझ आना शुरू हो गया था कि अच्छा ठीक है ऐसा कुछ होता है regarding charges and all. Around 600 BC before Christ we used to talk about that means not we but in Greek there was some scientist in Greece over there. So Greece is an European country anyway if you don't know. So in Greek there was some effects which they used to analyze, that if we rub a particular kind of stone, like if you rub amber with a certain cloth then it starts attracting papers. आपने भी कई बार किया होगा कि अच्छा ठीक है पेन लिया और फिर इसको ऐसे सिर पे रब किया, बहुत करते हैं ऐसे, सिर पे रब किया और फिर उसके बाद कागज के पास लेके गए. So what happens that the paper sticks to it. But how does this happens? Why does this happens? ये सारी चीज़ें will try to cover up in electrostatics basically. Other thing, the
connection between that lightning and electricity जो पहली बार लेके आए थे, that was Benjamin Franklin. He talked about for the very first time कि अच्छा शायद ये दोनों सेम हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि Benjamin Franklin first talked about electricity. There were scientists before who had talked about electricity before, but बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी विद द लाइटनिंग एंड द electricity. So the credit goes to Benjamin Franklin, but and there is a very famous experiment, that Franklin's kite experiment. I'll post a link below. You can watch the video. It's on the history HD. So what exactly I'm trying to tell you here, that Benjamin Franklin basically started talking about this thing, and he did not call these as charges or something. They gave their own names at that time. Say for example, हम जब यहाँ पे charges के बारे में बात करेंगे तो we'll talk about two types, positive and negative. आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में. But Benjamin Franklin gave it a name as like fire and ice. It used to be that way, that fire is the positive one and ice is the negative one, and later. So this was a bit of history, that how things started, and इनके बीच में कनेक्शन कैसे डेवलप हुआ. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, एंड वन ऑफ द साइंटिस्ट इवन डाइड इन द एक्सपेरिमेंट. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दैट ही टुक अ मेटल string and attached a kite with it, so the lightning stick struck to the metal string, and he got a shock and he died. Anyway, this is a bit of history, that what exactly how people were curious to know what electricity is. If you know, go on the chapter, or if you go on the name of the chapter, basically what exactly it explains, that if you talk about electro means charge, क्या होता है, कैसे होता है, we'll talk about it. And statics, that means at rest. So the first thing we'll be considering in today's class, that we'll be talking about charges at rest, or in the entire chapter of electrostatics we will be talking about charges at rest. We will not talk about charges in motion. So this is very, very important. When we'll talk about charges in motion, that will be electrodynamics. So that's a completely different situation, or a completely different scenario. So the first question arises, what is charge? That is the very basic question we have to cover. We have used it so many times, but we hardly try to understand what exactly it is, and how does it go. So before understanding charge, let's try to understand few basic concepts which we should know before we get into electrostatics. That is, let's talk about the very first thing. Let's call it as an atom. Hope some of you may know the definition, that what exactly an atom is, but बहुत सारी चीज़ों में clarity नहीं होती है. So let's try to understand that, say for example we have some matter can be anything, like एक लोहे का टुकड़ा ले लो. Let's imagine that there is an iron particle over here. अब इस आयरन पार्टिकल को अगर मैं तोड़ना शुरू करूं, इफ आई ट्राई टू ब्रेक दिस पार्टिकल, देन व्हाट विल हैपन, दिस पार्टिकल विल गेट ब्रोकन इनटू लाइक स्मॉल पीसेस. अब आयरन हैज अ स्पेशल कैरेक्टर. हमने किया भी होगा, दैट इफ वी take magnet near an iron particle, then what happens, then this particular magnet attracts the iron particle, and when it attracts the iron particle, so iron का जो particle होता है वो basically जाके उससे चिपक जाता है. So what we are trying to tell here, कि जब मैंने इसको ब्रेक किया तब भी अभी है ये आयरन ही. ब्रेक करने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि पानी को आप थोड़ा सा निकाल लोगे तो पानी की जगह कुछ और बन जाएगा. सो द फैक्ट इज कि जब मैंने आयरन को ब्रेक किया तब भी ये आयरन का ही पार्टिकल है. फिर मैंने इन पार्टिकल्स को और छोटा ब्रेक किया, मैं ब्रेक करता गया. वो सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जिसके पास अभी भी आयरन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं, कि वो अभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, अभी भी वो मतलब जो अट्रैक्शन का बिहेवियर है, आयरन की जो प्रॉपर्टीज है वो शो कर रहा है. सो वो सबसे छोटा पार्ट ब्रेक करने के बाद जिसमें आयरन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे आयरन का एटम कहा जाता है, जिसे जनरली हम वी रिप्रेजेंट विद अ लेटर कॉल्ड Fe. सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर इज द आयरन एटम Fe. बट क्या इससे फर्दर ये तोड़ा ही नहीं जा सकता, या कि इससे फर्दर इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता? सो द आंसर इज रॉन्ग. सम पीपल से दैट इन फैक्ट
आपने पढ़ा भी होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, इट इज नॉट लाइक इनडिविजिबल, इट कैन फर्दर बी ब्रोकन। तो जो ये आयरन है, इस आयरन को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, एंड देयर विल बी थिंग्स लाइक ब्रेक करने के बाद हमें कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जिन्हें हम, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन, protons, and then we have neutrons. So these are some different kind of situations. So this iron can be broken further, but जैसे ही अब इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जाके मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, ये प्रोटॉन नहीं चिपकेगा, न्यूट्रॉन नहीं चिपकेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि एटम क्या है, और व्हाट एग्जैक्टली व्हेन वी से दैट व्हेन वी यूज द टर्म एटम, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, दैट वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक अभी भी एग्जिस्ट करती हो। ऐसा नहीं है कि उसके बाद ब्रेक नहीं किया जा सकता, इट्स नॉट लाइक दैट इट इज इनडिविजिबल, इट इज डिविजिबल फर्दर, बट द मोमेंट वी डिवाइड इट एनी फर्दर, इट विल लूज ऑल इट्स कैरेक्टर्स, all its characteristic of the element itself. It would no longer be the iron element. So it is the smallest indivisible, it is the smallest indivisible, no sorry, it is the smallest part or constituent of an element which contains all the properties, of the element itself, writing थोड़ी खराब है, so just go on the audio instead of video, that will be the best. Okay, anyway, so let's try to understand this कि अब atom के अंदर क्या क्या होता है। तो एक basic सा example लेते हैं, let's consider a small part that let's take an example of sodium, Na, we represent it with Na. So अगर आपने थोड़ी बहुत 11th पढ़ी हो या 10th पढ़ी हो, तो आपको बेसिक केमिस्ट्री के अंदर ये बताया जाता है कि Na इज सोडियम, और जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, दैट इज 11, एटॉमिक नंबर इज 11। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं? सो दिस ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज। सो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम बना हुआ किससे है? ये सोडियम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। ये तीन इसके कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल हैं। तो इसको कुछ ऐसा समझते हैं कि ये तीन मेरे पास कुछ, say for example this is some electrons, then here exactly at the same point these are some protons, and then here we have some neutrons. So जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस पूरे यूनिवर्स में इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, सम इलेक्ट्रॉन, सम प्रोटॉन, सम न्यूट्रॉन्स। जो इनका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को जब मैं अलग अलग पार्ट्स में मिलाता हूँ तो मुझे उससे अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे जब मैं 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स को मिलाऊंगा तो मुझे उससे सोडियम मिल जाता है। इन द सेम वे अगर मैं एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ तो मुझे उससे हाइड्रोजन मिलेगा। 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो उससे मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। सो ऑल द एलिमेंट्स इन द एंटायर यूनिवर्स, मतलब जितने भी हैं, जो भी आपको दिखता है आपके सराउंडिंग में, वो सब के सब इनके ही कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस सब के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। उन सब के छोटे से छोटा, कोई भी छोटा से छोटा हिस्सा जब आप करोगे तो फाइनली यू विल गेट इनटू दीज बेसिस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ऐसा नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता। देयर आर थिंग्स लाइक कि प्रोटॉन को भी फर्दर ब्रेक किया जा सकता है, इन क्वार्क्स सेम वे न्यूट्रॉन को ब्रेक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस होते हैं, तो अभी तक नहीं किया गया, बट हु नोस, हमें कुछ नहीं पता होता, दैट इट कैन हैपन एनी टाइम। सो these particles like electron, proton, neutron, इन particles की कुछ properties होंगी। ये सबसे इनको assume करो कि these are the fundamental units। तो इन fundamental units की अपनी कुछ characters होंगी। अब जब इनकी अपनी कुछ characters हैं तो इन characters को जब मैं mix करूँगा तो effectively इनके characters सोडियम के अंदर भी जाएंगे कुछ ना कुछ। जब इससे सोडियम फॉर्म हो रहा है तो सोडियम के अंदर इनके भी कुछ कैरेक्टर्स मूव करेंगे। सो इनके क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सोडियम के अंदर आते हैं, कैसे आते हैं? इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर आप 4 कलर्स को मिलाओगे तो वो जो 4 डिफरेंट कलर्स होंगे, उनसे जो कलर बनेगा वो बिल्कुल अलग होगा,
लेकिन उनमें उन चारों का कंट्रीब्यूशन है। तो इन द सेम वे जब सोडियम फॉर्म हुआ तो उसमें 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, इस एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। If we come over here that we were talking about sodium, so let's assume this is sodium, and we have number of protons here as 11, number of electrons as 11, and number of neutrons as 12. Remember, now we'll talk about what exactly charge is. Let's try to understand. हर एक particular एलिमेंट, सब्सटेंस या हर एक चीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कुछ खाने की प्रॉपर्टीज़ होती है, खाना स्पाइसी होता है, खाना टैंगी होता है, खाना स्वीट होता है। इन द सेम वे कलर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट ब्लू कलर थोड़ा आइज़ को कम स्ट्रेन प्रोवाइड करता है, वाइट और रेड मतलब रिलेटिवली। सो हर एक चीज़ की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एवरी पर्टिकुलर थिंग हैज़ अ कैरेक्टर। In the same way, charge is nothing but a character, a property. Charge is a property of a substance. किसी भी substance की कुछ properties होती हैं, तो charge उन्हीं में से एक property है, जो property उसे allow करता है electric और magnetic force को feel करना। That इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स करना, कहने का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को फील करना। कहने का मतलब ये है कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इज स्वीट इन नेचर, सो दैट इज़ वाई जो स्मॉल एंट्स होती हैं वो एंट शुगर की तरफ मूव करती हैं और फिर जाके उससे स्टक हो जाती है क्योंकि स्वीट होता है। बट वहीं पे अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट के पास एंट्स नहीं आती, क्योंकि जो स्वीटनेस की प्रॉपर्टी है शुगर उससे जो एंट्स होती हैं वो उससे अट्रैक्ट होती है। सो इन द सेम वे चार्ज हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट और सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं डिस्कस करेंगे हम बाद में, बट बेसिक आइडिया आप समझ सकते हो कि जो मैग्नेट से चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं या वायर्स जब आपस में चिपक जाती हैं तो दैट इज लाइक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेज एंड ऑल। सो चार्ज इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी, बट इस प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है। मेजर किया जा सकता है एज इन लाइक इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रिमेंबर, चार्ज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बट यस चार्ज कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर की स्वीटनेस इज अ प्रॉपर्टी, बट स्वीटनेस को आप मेजर कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, जलेबी ज़्यादा मीठी होती है तो रिलेटिवली कोई और मिठाई है वो कम मीठी होती है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट। अब फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? protons, neutrons and electrons. So if fundamental elements are protons, neutrons and electrons, so इसके अंदर भी चार्ज होगा। सो इसकी भी मतलब कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ये सबसे फंडामेंटल है, सबसे बेसिक हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे भी फंडामेंटल होते हैं बट फिलहाल हम इस पे स्टिक कर रहे हैं। तो प्रोटॉन्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, हम डिस्कस करेंगे आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन लाइक पॉजिटिव एंड अदर इज लाइक नेगेटिव। इट्स नॉट लाइक कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता है, नेगेटिव चार्ज छोटा होता है, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा +2 ज़्यादा होता है, -2 कम होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ दो नाम हैं। ये कुछ भी हो सकते थे, राम और श्याम भी हो सकते थे, ये सीता और गीता भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो सीता है और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो गीता है। सो द फैक्ट इज जब पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया, जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको फायर एंड आइस कहा था। He called the positive charges as fire and the negative charges as ice. So this proton has a special character, a property that we call a special type of charge that we say as positive charge. Every proton has a positive charge, and in the same way electron has a special property that they are negatively charged. They have this second character. And neutron, इनके पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कुछ चीज़ों के पास कोई प्रॉपर्टीज, कोई कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ों के पास कोई कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। सो न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। देयर आर नो चार्जेस ऑन अ न्यूट्रॉन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। जो 11 प्रोटॉन्स हैं उनके पास 11 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, मतलब अलग अलग पॉजिटिव चार्जेस होंगे। इन द सेम वे 11 इलेक्ट्रॉन्स के पास सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे।
और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस का, इनका मैग्नीट्यूड होता है इक्वल। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। बट अगेन ये छोटे बड़े नहीं होता है, दोनों इक्वल हैं। एक पे पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, एक पे नेगेटिव नेचर का चार्ज है। एक प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिव इन नेचर। रिमेंबर द चार्ज इज नॉट +1, अगेन डोंट ट्राई टू मिसइंटरप्रेट इट विद दैट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। एक पॉजिटिव नेचर का होता है, एक नेगेटिव नेचर का होता है। Anyway, so if we talk about the sodium, coming back to the original element which we have, that is the sodium. So in this sodium, we have 11 kinds of positive charge and 11 kinds of negative charge and 12 kinds of zero charge effectively. So effectively जो सोडियम पे टोटल चार्ज होगा that will sum up to 0. Now some might say that कि अभी we were talking about कि ये छोटे बड़े नहीं है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट ये अगर ये नाम है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन द सेंस कि इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। एंड एक्चुअल में बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली दे वर नेम्ड एज फायर एंड आइस, कि जब फायर को आइस से मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इन द सेम वे जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव जब आपस में कंबाइन हुए तो वो न्यूट्रलाइज हो गए, जीरो हो गए। और it's not only about sodium. Every particular atom in the periodic table or element in the periodic table which you see is neutral in nature. That means उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि दोनों के चार्जेस कैंसिल हो जाएं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे वेरी बिकॉज इफ दे वोंट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल वेरी, क्योंकि उससे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एटम की एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, दैट मीन्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है हर एटम का, that atoms are neutral in nature. They are neutral in nature. So coming back to the previous question, that what exactly charge is, that charge is nothing but it is a property of any element or matter, property of a matter due to which it experiences electric and magnetic forces. अब I told you कि चार्ज को मेजर भी किया जा सकता है। So जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, जो पता है हमें, that the minimum charge possible is represented by E, the letter E. Don't confuse it with the electron, but the minimum charge possible is represented by E, and this charge is represented with 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Now this is the SI unit of charge, which is named on the name of a scientist, Charles Augustin Coulomb, who first talk about the Coulomb's forces. We'll talk about it later. So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge, and this number is very, very, very small. You may think of that this number is very, very small, but coulomb is a very big unit. So this particular charge is effective. It's not like ये effective नहीं होता, ये बहुत मतलब काफ़ी effective charge होता है। So 1.6 into 10 to the ये वैल्यू है, ये सबसे कम पॉसिबल चार्ज है। जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो हमारे पास क्या थे? हमारे पास तीन ऑप्शन थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -e। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +e, दैट इज +1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। So if we talk about कि सोडियम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो सोडियम में टोटल थे 11 प्रोटॉन, दैट इज +11 E charge. I won't be representing this number as big like every time, means completely 1.6, I'll be simply marking E. And whenever I'll be representing electron, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ऐसे represent करूँ और प्रोटॉन को ऐसे represent करूँ, okay, with the positive sign over there. So 11 प्रोटॉन्स, इस पे जो चार्ज होता है वो +11E, और 11 इलेक्ट्रॉन्स पे जो टोटल चार्ज है वो है -11E. So what is the total charge right now on the sodium atom? It vanishes to 0. If let's assume a very important case, say for example, if sodium releases one electron, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लाइक रिएक्शंस होती हैं। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे
तो समझने की कोशिश करना, पहले सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए जो टोटल चार्ज हो रहा था वो जीरो हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। बट अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिलीज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में घूमता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो अब उसके पास प्रोटॉन्स तो 11 बचे, बट इलेक्ट्रॉन्स 10 है, ड्यू टू विच अब +11e का चार्ज -10e के चार्ज को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेगा, मीन्स -10e + 11e को कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेगा। मेरे पास फिर भी एक पार्ट बच जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल +e, और a small portion will still be left, that is +e. So what is +e? So अब जो सोडियम है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, इट इज नॉट एट ऑल न्यूट्रल नाउ. What happened that this sodium acquired a positive charge, and that positive charge is equal to the positive charge of a proton because one extra proton is there. So that is equal to +e. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि Na+ पे चार्ज है कितना, that means what is the value of charge on Na+. So remember, it is not +1, it is +e, or +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is the charge on sodium plus. अगर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता, और उसके एक्स्ट्रा होने की वजह से फिर ये +11 Na+ की जगह Na- हो जाता, यहाँ पे माइनस ही आता, और इफेक्टिवली यहाँ पे ये -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होता, ना कि प्लस। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो यहाँ पे 2+ हो जाता। सो रिमेंबर वन थिंग कि जब आपसे कहा जाता है कि देयर वी हैव सम आयंस लाइक Mg2+, सो इसका मतलब ये होता है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, मतलब Mg पे जो अब चार्ज है वो चार्ज है +2e, यानी कि +2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन Mg. और फिर अगर आपसे कहा जाता है कोई Cl-, दैट इज क्लोरीन माइनस, सो इफेक्टिवली इस पे जो चार्ज है वो चार्ज है -1e, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. I am telling you again that ये प्लस और माइनस का मतलब छोटा बड़ा नहीं है, they are exactly equal. And when we say that they are equal, that means हम ये नहीं कह सकते कि Na+ का चार्ज ज़्यादा है Cl- के चार्ज से. They are equal in every manner except the nature of the charges. So hope you got the basic idea of charges, that कि अगर किसी एटम को, अगर हमें चार्ज, मतलब एटम के अंदर ऑलरेडी चार्ज है बट वो न्यूट्रल कैरेक्टर शो करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है. सो अगर मुझे उसको चार्ज करना है तो इसे या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी कॉल how the ions form. Basically Mg2+ is not an atom now, it is an ion. And in the same way these are the ions which are charged ions, but इन पे जो चार्ज होता है ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि चार्ज इस पे +2 का होता है, +1 का होता है. +2 और +1 का मतलब होता है +2e और +-1e. So this is what when we say about the charge. So this is just a basic introduction कि चार्ज है क्या, कैसे डेवलप हो सकता है, और फिर मतलब इट्स अ प्रॉपर्टी जो हर चीज़ के अंदर इनहेरिट है, मतलब पहले से है, एग्जिस्ट करती है, बट वो अराइज कैसे होगी. इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो उसकी वजह से चार्ज अराइज हो सकता है, और अगर चार्ज अराइज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह हो सकते हैं. मतलब एक एटम खुद से, फॉर एग्जांपल सोडियम, ये कोई इलेक्ट्रिक फोर्स फील नहीं करेगा बिकॉज इट्स एन एटम, इट इज न्यूट्रल राइट नाउ. बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स फील कर सकता है बिकॉज ये ऑलरेडी चार्ज है. बट सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो अब ये आयन बन गया, अब ये खुद भी चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स इन द नेचर विच यू कैन सी, बट हम इतना नोटिस नहीं करते हैं रिगार्डिंग चार्जेस, और फिर जो उनका डेवलपमेंट होता है कैसे होता है. I'll show you a small video related to पोलो कैंडी. आप सबने खाई होगी, बट जब शुगर्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से कैसे उसके अंदर एक करंट डेवलप होता है, उसका एक स्लो मोशन स्ट्रक्चर है. जस्ट शो यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है उसके अंदर.
This is a polo candy we have, and इसका एक ये slow motion है, that is 20,000 frames per second. A video is being made, and the polo candy is being crushed. इसको crush किया जा रहा है. So when it is being crushed, see what is happening. You can see something like a blue color light here. This is basically nothing but the charge, the current. You can see. Similar kind you see in the sky when it rains. Also check the video frame rate here. Okay, so what we are trying to understand here is कि हुआ क्या कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रश हुए. जब क्रश हुए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ, या आपस में इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल्स या मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्रश हुए. तो जब वो क्रश हुए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो सकता है. समटाइम्स दे कम आउट. सो उसकी वजह से जो एक्सचेंज हुआ, वो एक्सचेंज को जब हम स्लो मोशन में देखने की कोशिश करते हैं तो वी सी इट अ स्पार्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा लोगों को, मतलब जब वो उससे स्पार्क निकल रहा होता है वेल्डिंग करते टाइम, that is nothing but the charges which are coming out of that particular metal rod, जो कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है. So whatever we are going to study throughout this chapter, that will be related to charges, and will basically focus on charges at rest. So in today's class we just talked about that what exactly charge is. Remember, it is a property, it is not a physical quantity, but it can be measured sometimes. And किसी भी आटम या हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या एलिमेंट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है. जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक का कुछ ना कुछ वजन होता है. So जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है, in the same way charge is also a property and not a physical quantity. We'll discuss more about the properties of charges and other things in the next class. Till then, have a good day. Bye bye. See you.